हेलो बच्चों। तो बच्चों आज हम लोग वर्क एनर्जी एंड पावर में कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़ेंगे। जैसे आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्विवेलेंस है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है और पावर। ये तीन छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इनको पढ़ेंगे और इन पर बेस्ड जो है वो कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत हम लोग करते हैं आइंस्टाइन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस से। देखिए बच्चों, आइंस्टाइन के पहले, आइंस्टीन है उनके पहले हम लोग मास के बारे में भी स्टडी किया करते थे और एनर्जी के बारे में भी स्टडी किया करते थे। लेकिन उस वक्त तक हमें यह पता था कि भैया मास जो है उसे हम एनर्जी के साथ इंटरमिक्स नहीं कर सकते थे। यानी कोई भी एक्सपेरिमेंट हो, कोई भी इक्वेशन हो, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो, उसमें क्या किया जाता था कि मास कंजर्वेशन प्रिंसिपल, कि मास को हम जो है वो एक आइसोलेटेड सिस्टम का मास जो है वो कंजर्व रहता है। इस तरीके की बात को मानकर हम लोग ना मास के लिए मास कंजर्वेशन लॉ को किसी भी एक चीज में अलग से अप्लाई करते थे और एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल जो है उसी चीज के ऊपर हम अलग से अप्लाई करते थे। यानी पहले मास और एनर्जी को बिल्कुल एक दूसरे से अलग ट्रीट किया जाता था। मास के लिए इक्वेशन अलग से लिखते थे हम और एनर्जी के लिए इक्वेशन अलग से लिखते थे। जैसे आपने कोई एक्सपेरिमेंट मैंने दिया आपको, ठीक है, उस एक्सपेरिमेंट में अगर आपको मास का जरूरत पड़ रहा है और एनर्जी की जरूरत पड़ रही है, दोनों को आपको मैथमेटिकली लिखना है, तो मास के लिए अलग इक्वेशन बनता था जहां पर एनर्जी का कोई रोल नहीं है, एनर्जी के लिए अलग इक्वेशन बनता था जहां पर कि मास का कोई रोल नहीं है। लेकिन आइंस्टाइन ने ये एक इक्वेशन दिया और उस इक्वेशन से आइंस्टाइन ने शो किया कि एक्चुअली में मास जो है वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। क्या बच्चों, मास इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये आइंस्टाइन ने बताया। आइंस्टाइन ने कहा कि किसी भी एक ऑब्जेक्ट के पास अगर मास है तो उस मास को हम एक एनर्जी के फॉर्म में ट्रीट कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर उस मास को एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट भी किया जा सकता है। तो आइंस्टाइन ने कहना था कि मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट is also a form of energy, is also a form of energy। एक ऑब्जेक्ट का जो मास है वो एक एनर्जी का फॉर्म है और इसके लिए उन्होंने, आइंस्टाइन ने एक इक्वेशन दिया, बड़ा फेमस इक्वेशन है, E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर। जहां E लेफ्ट हैंड साइड पर देखिए तो आपका एनर्जी है और राइट हैंड साइड पर देखिए तो मास है। पहले क्या होता था, मास और एनर्जी को एक दूसरे से रिलेट बिल्कुल नहीं किया जा सकता है, लेकिन आइंस्टाइन ने बताया कि एक्चुअली में जो मास है वो एक एनर्जी का ही फॉर्म है। मास भी एक तरीके से आप उसको एनर्जी की तरह ट्रीट कर सकते हैं और आइंस्टाइन ने लिखा E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर। लेफ्ट साइड जो इक्वेशन का है उसमें एनर्जी है, राइट साइड जो इक्वेशन का है उसमें मास है और बीच में इक्वल टू का साइन है। ये इक्वेशन बताता है कि एनर्जी और मास एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। और कैसे रिलेट कर रहे हैं, C हियर स्टैंड्स फॉर स्पीड ऑफ लाइट, यानी स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर से इन दोनों को हम रिलेट कर रहे हैं। सो इन दिस केस यहां पर E जो है, E स्टैंड्स फॉर एनर्जी, M हियर स्टैंड्स फॉर मास एंड C हियर स्टैंड्स फॉर स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है बच्चों, स्पीड ऑफ लाइट। और स्पीड ऑफ लाइट जो है ये होता है आपका वैक्यूम में, एक्चुअली स्पीड ऑफ लाइट को हम लोग C सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपको 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है, दिस वाज वेरी हेल्पफुल क्योंकि पहले क्या होता था कि मास को हम अलग तरीके से ट्रीट करते थे, एनर्जी को हम अलग तरीके से ट्रीट करते थे, तो डिजायरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें मिल नहीं पाती थी, क्योंकि एक्चुअली में मास भी तो एनर्जी है, लेकिन एनर्जी को आप अलग तरीके से ट्रीट कर रहे हो और मास को आपने एनर्जी से हटा दिया। तो जो एनर्जी आपको मास की वजह से मिल सकती थी वो एनर्जी तो आप इंक्लूड कर नहीं रहे अपने इक्वेशन में। तो जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है और वो ऑब्जेक्ट एक्चुअली में जितनी एनर्जी जनरेट कर रहा है, आपको हकीकत में उससे कम एनर्जी मिलती थी मैथमेटिकली। और मैथमेटिकली आप जो है वो किसी भी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाते थे, किसी एक्सपेरिमेंट के रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई नहीं कर पाते थे। तो जब आइंस्टाइन ने एनर्जी और मास को रिलेट कर दिया
तब जो दो अलग अलग इक्वेशंस हम लोग लिखते थे उन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करके लिखा जाने लगा। और उसके बाद देखने को मिला कि यार जो रिक्वायर्ड एनर्जी है बहुत सारे केसेस में, जैसे आप समझिए न्यूक्लियर रिएक्टर में जितनी एनर्जी की जरूरत है न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए ताकि फिजन और फ्यूजन हो सके या जोड़ने के लिए, वो जो एनर्जी है उस एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट थी वो अब इस इक्वेशन से कंप्लीट हो जा रही थी। E is equals to mc स्क्वायर से, मास और एनर्जी को एक दूसरे से रिलेट करने से, एंड दैट लेड टू डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर्स एंड एटॉमिक बॉम्ब्स एंड ऑल। तो ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हमें मिलने लगी। उसके अलावा जो हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, वो न्यूक्लियर रिएक्टर में एक ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो इसी इक्वेशन की वजह से पॉसिबल हुआ। अगर आप मास और एनर्जी को अलग अलग ट्रीट करेंगे तो आपको इतनी एनर्जी नहीं मिल पाएगी कि आप न्यूक्लियर रिएक्टर्स में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सके। क्लियर है बात? ठीक है। तो ये तो रही बात आइंस्टाइन के मास एनर्जी इक्विवेलेंस के लिए। उसी तरीके से एक प्रिंसिपल है, उसको भी मैं लिख दे रहा हूं यहीं पे, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या बच्चों? प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये प्रिंसिपल क्या कहता है इसके बारे में जरा समझते हैं। देखिए, सपोज करिए कि आपके पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉल है, ठीक है, आपके पास एक बॉल है और उस बॉल को आपने ऊपर की तरफ थ्रो करना है। तो उस दौरान हम करते क्या है, हमारे बॉडी के अंदर ना दो तरीके से एनर्जीज जो है वो प्रेजेंट है, दो तरीके की इंपल्सेस प्रेजेंट है। ये आप लोग क्लास 10th में बायो में कोऑर्डिनेट वाला चैप्टर जो है वो जब आपने पढ़ा था तो वहां पर आपने सीखा था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर। तो वहां पर आपने सीखा था कि दो तरीके से इंपल्सेस जो हमारे बॉडी में ट्रैवल करते हैं, एक केमिकल इंपल्स और एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स। केमिकल इंपल्स जो है वो केमिकल रिएक्शन से होता था, यानी कि हमारे बॉडी के अंदर केमिकल एनर्जीज प्रेजेंट है। तो वो जो केमिकल एनर्जी है वो कोई स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं होता था, वो टाइम टेकिंग प्रोसेस होता था, है ना, ब्रेन से लिंक्ड होता था, आप सबने पढ़ रखा है सब। तो जो बॉल है जब आप उसको थ्रो करते हो तो उस दौरान आप अपने बॉडी के अंदर जो केमिकल एनर्जी, उस केमिकल एनर्जी को खर्च करके जो मसल्स हैं उनको आप एक्टिवेट करते थे बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो करने के लिए। यानी बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो करने के लिए आप अपनी केमिकल एनर्जी को खर्च कर रहे हैं। क्लियर है बात? अब आपकी जो एनर्जी खर्च हुई, क्या होगा, वो एनर्जी किसी न किसी फॉर्म में यूटिलाइज होनी चाहिए या वो खर्च ही हो जाएगी, खुद ब खुद डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो डिस्ट्रॉय नहीं हुई, आपने जब केमिकल एनर्जी को खर्च करके बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो किया, तो ऊपर की तरफ जब आप थ्रो करते हो तो आप देखते हो कि बॉल जो मोशन में आ जाता है, यानी उसके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। तो आपने अपनी केमिकल एनर्जी को खर्च करके बॉल को एक काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर दिया, यानी आपकी एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हुई बल्कि आपकी एनर्जी ट्रांसफर हो गई उस बॉल के अंदर काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, राइट। अब वो बॉल जैसे जैसे ऊपर की तरफ मूव करता है उसकी स्पीड कम होती चली जाती है, यानी कि उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती चली जा रही है। अब इस काइनेटिक एनर्जी का क्या हो, क्या ये काइनेटिक एनर्जी डिस्ट्रॉय हो जाएगी? नहीं, जैसे जैसे बॉल ऊपर की तरफ मूव करता है उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो खर्च होती है, लेकिन उससे कॉरेस्पॉन्डिंग उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है ना। जैसे जैसे हाइट हमारा बढ़ता है वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी जो है उसकी वो इंक्रीज होती है। अब पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है, यानी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो जैसे जैसे डिक्रीज हो रही है, हाइट इंक्रीज हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, यानी काइनेटिक एनर्जी यहां पर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। फिर बॉल जब मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाता है वहां पर उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है 0 और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, यानी सारी एनर्जी जो है वो कहां कन्वर्ट हो गई बच्चों, वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है। अब उस मैक्सिमम हाइट पर पहुंचकर क्या बॉल आपका रेस्ट पर आ जा रहा है? नहीं, रेस्ट पर नहीं आ रहा है, एक मोमेंट के लिए रेस्ट पर आ रहा है, उसके बाद अगेन इट फॉल्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन।
नाउ व्हेन द बॉल विल मूव इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो हाइट आपका कम होता चला जाता है, यानी पोटेंशियल एनर्जी आपकी डिक्रीज हो रही है। अब क्या ये पोटेंशियल एनर्जी हमारी डिस्ट्रॉय हो रही है? नहीं डिस्ट्रॉय हो रही है। जैसे जैसे बॉल नीचे की तरफ मूव करता है उसकी हाइट कम होती है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती है, लेकिन उसकी स्पीड बढ़ती चली जाती है, इस वजह से काइनेटिक एनर्जी उसकी बढ़ती चली जाती है। फिर वो बॉल आता है और आकर ग्राउंड को स्ट्राइक करता है। ग्राउंड को स्ट्राइक करने पर उस बॉल की एनर्जी हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी के फॉर्म में खर्च हो जाती है। यानी इस पूरे एग्जांपल में आपने देखा है कि एक फॉर्म से एनर्जी जो है वो दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रही है। केमिकल एनर्जी हमारी बॉडी की कन्वर्ट हो जा रही है काइनेटिक एनर्जी इन द बॉल। फिर बॉल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो बॉल के अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रही है, वो टॉप पे पहुंच जा रहा है। फिर जब बॉल नीचे आ रही है तब बॉल के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रही है। फिर बॉल की जो काइनेटिक एनर्जी है व्हेन इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, तब वो हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रही है। कहने का मतलब है कि जो एनर्जी है वो आपकी कहीं डिस्ट्रॉय नहीं हो रही है, वो एनर्जी बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रही है। तो यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कहना है कि एनर्जी को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उस एनर्जी को हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक पॉइंट लिख रहा हूं, इसका स्टेटमेंट है कि एनर्जी can neither be created nor be destroyed. ठीक है, it can only be converted, it can only be converted from one form to another form। ठीक है, एनर्जी को हम ना तो बना सकते हैं ना ही मिटा सकते हैं, केवल उसको हम किसी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, तो मान लीजिए अगर एक आइसोलेटेड सिस्टम है, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, एक आइसोलेटेड सिस्टम के लिए, यानी कि एक ऐसा सिस्टम जिसे बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं है, तो उस आइसोलेटेड सिस्टम के लिए जो टोटल एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, तो आइसोलेटेड सिस्टम समझिए क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम जिसको ना अपने से बाहर की दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। यानी बाहर की दुनिया से, अगर सपोज करिए कि मेरा एक क्लासरूम है और अगर मेरा क्लासरूम आइसोलेटेड सिस्टम है, यानी इस क्लासरूम के बाहर का जो वर्ल्ड है उससे इस आइसोलेटेड रूम को कोई लेना देना नहीं है। कहने का मतलब कि ना तो एनर्जी इस रूम से बाहर यूनिवर्स में जा सकती है, ना तो यूनिवर्स से एनर्जी जो है इस रूम में आ सकती है। इस तरीके का अगर सिस्टम आपके पास है तो वो आइसोलेटेड सिस्टम होगा। तो जब उस आइसोलेटेड सिस्टम की एनर्जी कहीं बाहर जा ही नहीं सकती तो हमेशा अंदर ही रहेगी, उतनी एनर्जी हमेशा रहेगी, तो एनर्जी जो है आपका हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अच्छा, उसी तरीके से बच्चों यूनिवर्स भी हमारा एक आइसोलेटेड सिस्टम। अगर पूरे यूनिवर्स को आप समझें तो यूनिवर्स तो आइसोलेटेड हो गया ना, उसके बाहर ना कुछ जा सकता है और ना कुछ अंदर आ सकता है। यानी कि अगर यूनिवर्स आपका एक आइसोलेटेड सिस्टम है तो आप कह सकते हैं कि अगर यूनिवर्स के किसी एक पार्ट में एनर्जी जो है वो कम हो रही है, इसका यही मतलब है कि उतनी ही एनर्जी यूनिवर्स के कहीं दूसरे अलग अलग पार्ट में इंक्रीज हो गई होगी, तभी तो पूरे यूनिवर्स की जो टोटल एनर्जी है वो आपकी कंजर्व रहेगी। और ऐसा इसीलिए होगा क्योंकि यूनिवर्स एक आइसोलेटेड सिस्टम है। ठीक है बच्चों, इसको आप नोट कर लीजिए और इसके बाद हम लोग एक दो न्यूमेरिकल्स देखेंगे इसका। अच्छा, एक चीज और है, आप सोच रहे हो कि यार जब बॉल आकर ग्राउंड पर स्ट्राइक करता है तब हीट और साउंड एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट होगी, फिर वो एनर्जी कहां गई? तो देखिए, एनर्जीज जो है बेसिकली दो फॉर्म्स में होती हैं, एक यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी और एक अनयूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी में तो आप कन्वर्ट कर दे रहे हो केमिकल एनर्जी को
काइनेटिक में, काइनेटिक को पोटेंशियल में। लेकिन जो साउंड एनर्जी और हीट एनर्जी यहाँ पर जनरेट हुआ वो आपका नॉन यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। हर केस में साउंड और हीट एनर्जी नॉन यूजेबल नहीं होगा, लेकिन यहां पर नॉन यूजेबल है क्योंकि आप उसको किसी दूसरे फॉर्म में यूज नहीं कर सकते हो, तो इसलिए वो आपका उसी फॉर्म में, हीट वीट के फॉर्म में जो आपके एनवायरमेंट में स्केप कर जाता है और परसिस्ट करता है। क्लियर है? चलिए इसको नोट कर लीजिए बच्चों। चलिए बच्चों, आइंस्टाइंस मास एनर्जी इक्विवेलेंस के कुछ एक दो न्यूमेरिकल्स हम लोग देखते हैं। पहले तो एक सिंपल सा सवाल है, ये एक क्वेश्चन जो है आपको यहां पर देखिए मैंने लिख रखा है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है बच्चों 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है, और एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। तो एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी इसकी जगह मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखेंगे तो 10⁻6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इस जगह 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल। और एक किलो कैलोरी ये हमारा होता है 4186 जूल के बराबर। ये इंफॉर्मेशन आपको यहां पर गिवन है, मैं सवाल लिख रहा हूं, उस क्वेश्चन को आपने कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है। ठीक है, पहला पार्ट है, 3 पार्ट है इसके। पहला पार्ट है आपको एक्सप्रेस करना है एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक, एनर्जी required to break one bond, एक बॉन्ड जो है उसमें जो एनर्जी चाहिए आपको 10⁻⁻20 जूल की। ठीक है, वन बॉन्ड इन डीएनए इनटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको कन्वर्ट करना है, यानी एक्सप्रेस करना है। एक बॉन्ड को, डीएनए के एक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपको 10⁻⁻20 जूल एनर्जी चाहिए, उसे आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना है। उसी तरीके से सेकेंड पार्ट है इसका, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर मॉलिक्यूल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर मॉलिक्यूल, ये होती है 10⁻⁻21 जूल, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, और या ऐसा करिए इसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करिए। और तीसरा है डेली इंटेक ऑफ ह्यूमन एडल्ट, डेली इंटेक ऑफ ह्यूमन एडल्ट, (10⁻⁷ जूल इंटू किलो कैलोरी। एक बार बच्चों कन्वर्ट करने की कोशिश करिए आप खुद से, फॉर्मूला आपको गिवन है। चलिए, उम्मीद करते हैं आपने वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व किया है। अब एक बार जरा मेरा सॉल्यूशन जो है आप मैच कर लीजिए अपना। पहला पार्ट जो है बच्चों, कितनी एनर्जी है? 10⁻⁻20 जूल, राइट? इसको आपने कन्वर्ट करना है। देखिए कैसे कन्वर्ट करेंगे। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट या एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, राइट? तो ऐसा करते हैं बच्चों कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 को उधर भेज देते हैं, तो 1 जूल जो हमारा है वो आ जाएगा इक्वल्स टू 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए। लेकिन क्या हमें 1 जूल, भाई देखिए हमें एक्चुअली एनर्जी जूल में गिवन है, तो 1 जूल अगर हम निकाल लेंगे तो 10⁻⁻20 जूल निकाला जा सकता है ना। अब 1 जूल अगर आपको पता है तो इस साइड ऐसा करिए 10⁻⁻20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और इस साइड भी 10⁻⁻20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 1 इंटू 10⁻⁻20 यानी कि ये आपका आ जाएगा 10⁻⁻20 जूल।
और उस साइड इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना आ रहा है बच्चों? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ रहा है 10 रेज टू द पावर -20 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -19, राइट। ये जब इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा 10 रेज टू द पावर -1 और ये नीचे जब आएगा तो हो जाएगा 10। तो नीचे जब ये आएगा 10 -1 तो 10 हो जाएगा, 10 इंटू 1.6 हो जाएगा 16, 1/16 इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और 1/16 के लिए मैं क्या कर रहा हूं, इसको ऊपर 100 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं और नीचे 100 से मल्टीप्लाई, ऐसा कर सकते हैं ना बच्चों? क्यों कर रहे हैं समझिएगा इसको, ताकि ये हमें कितना मिल सके, 100/16 कितना आता है, 16 6 96, कैरी बचा 4, डेसिमल दीजिए तो 40, 16 2 32, कैरी बचा 8 80 और 16 5 80, यानी कि 10 रेज टू दी पावर -20 जूल जो है बच्चों वो कितना होता है 6.25 और 100 यानी 10 रेज टू 2 ऊपर जाएगा, हो जाएगा 10 रेज टू दी पावर -2। कन्वर्ट कर दिया हमने। उसी तरीके से अब हमें कह रहा है कि एयर मॉलिक्यूल के पास इतनी एनर्जी है, उसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है। चलिए कोशिश करते हैं। एनर्जी कितनी दे रखी है हमें, 10 रेज टू दी पावर -21 जूल, ठीक है। इसे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है। तो भाई हमें पता है कि 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 रेज टू दी पावर -13 जूल, राइट, लिखा हुआ है। तो यहां से 1.6 इंटू 10 रेज -13 को इधर ले आते हैं तो 1 जूल जो हमारा है वो आ जाएगा 1/1.6 इंटू 10 रेज टू दी पावर -13 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा ना बच्चों, ठीक है। उसके बाद आपको क्या 1 जूल एनर्जी चाहिए? नहीं, आपको 10 रेज टू -21 जूल एनर्जी चाहिए। तो इधर 10 रेज टू दी पावर -21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 10 रेज टू दी पावर -21 जूल, और इधर अगर 10 रेज टू -21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 10 रेज टू -21 अपॉन 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -13, इतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। इसको कट कीजिए, हो जाएगा 10 रेज टू द पावर -8, क्लियर है। और इसको देखिए मैं कैसे लिख रहा हूं, 100 में ऊपर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, 10 रेज टू -8 तो पहले से है ही, मैंने ऊपर 100 मल्टीप्लाई किया और नीचे 1.6 है, नीचे भी मैंने 100 मल्टीप्लाई कर दिया, कोई फर्क तो नहीं पड़ा ना। देखिए ऊपर 10 रेज टू -8 था, नीचे 1.6, मैंने ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई किया, कट कर दीजिए सेम इक्वेशन रहेगा। तो 100 नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देता है, 10 से मल्टीप्लाई करता है, ठीक है। ये डेसिमल हटाएंगे ये 100 आ जाएगा, राइट। अब 16 और 100 को डिवाइड करते तो हम ऑलरेडी हम पा चुके हैं 6.25, और ये 10 ऊपर जाएगा 10 -9 हो जाएगा 10 -8 से मिलकर, दिस मच मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपका 10 रेज टू दी पावर -21 जूल है, राइट। एक ये आखिरी वाला पार्ट है, इसको भी देख लेते हैं। भाई हमें एनर्जी दे रखा है 10 रेज टू दी पावर 7 जूल, क्लियर है। इसको किस में कन्वर्ट करना है, किलो कैलोरी में। देखिए 1 किलो कैलोरी जो होता है बच्चों, 1 किलो कैलोरी ये होता है 4186 जूल के बराबर, ठीक है। तो 1 जूल कितना हो जाएगा, 4186 को इधर भेज देते हैं, 1/4186 किलो कैलोरी, राइट। हमें चाहिए 10 रेज टू 7 जूल, इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 रेज टू दी पावर 7 जूल, ये हो जाएगा 10 रेज टू दी पावर 7/4186 किलो कैलोरी। अब देखिए इसे मैं कैसे लिख रहा हूं, मैं 10 रेज टू दी पावर 4 यानी 10,000 अलग से लिख रहा हूं और 10 रेज टू दी पावर 3 अलग से लिख रहा हूं, इन सबको मिलाएंगे 10 रेज टू 7 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 4186, दिस मच किलो कैलोरी। तो 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 8300 समथिंग है ना, 8372, तो करीब 1600 और 30 समथिंग 28 ये हमारा बचेगा।
अगर डेसिमल देंगे तो हो जाएगा 1600 की जगह 16000 समथिंग हो जाएगा, और 4 से जाएगा तो ये कुछ 4 टाइम्स जाएगा, राइट। तो इतने पे ही छोड़ देते हैं, इंटू 10⁻³ किलो कैलोरी, यानी कि ये आपका हो गया 2400 किलो कैलोरी। क्लियर बच्चों, ये डेली इनटेक है ह्यूमन एडल्ट का, ऑलराइट, तो 2400 किलो कैलोरी। चलिए इसको नोट कर लीजिए, एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए बच्चों, एक सवाल है, इस पे और देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट एनर्जी इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, इक्विवेलेंट टू एनर्जी ऑफ रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इक्विवेलेंट टू एनर्जी ऑफ रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको गिवन है रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को m0 सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, वो मास इलेक्ट्रॉन का जब वो रेस्ट पे होता है। ये है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, ठीक है, और स्पीड ऑफ लाइट दे रखा है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलिए एक बार इसको, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, आपको एनर्जी निकालनी है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। आपको मास गिवन है, समझिएगा इस बात को, आपको मास गिवन है और स्पीड ऑफ लाइट गिवन है। मास गिवन है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, स्पीड ऑफ लाइट गिवन है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो मास और स्पीड ऑफ लाइट अगर गिवन है तो आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्विवेलेंस जो है E इज इक्वल्स टू mc²। इससे क्या हम लोग एनर्जी निकाल सकते हैं? ये जो एनर्जी हम लोग निकालेंगे kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका जूल होता है। तो जूल के फॉर्म में आपकी एनर्जी निकलेगी। कितनी एनर्जी आएगी? मास की जगह लिख दिया 9.1 इंटू 10⁻⁻31 इंटू स्पीड ऑफ लाइट c², तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 10⁸ का स्क्वायर हो जाएगा 10⁻16, दिस मच जूल। गेटिंग माय पॉइंट? ओके, और इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आ जाएगा 9 इंटू 1 हो गया 9 और 9 इंटू 9 हो गया 81, यानी कि आपका आ रहा है 81.9 10⁻⁻31 और 10⁻16 हो जाएगा 10⁻⁻15 जूल। ये जूल के फॉर्म में आपकी एनर्जी आई। लेकिन क्या एनर्जी आपसे जूल में पूछा जा रहा है? क्वेश्चन देखिए ऊपर, क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट एनर्जी इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम जानते हैं कि 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल, राइट। तो यहां से 1 जूल कितना हो जाएगा बच्चों? 1 जूल हो जाएगा 1/1.6 इंटू 10⁻⁻13 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। होगा नहीं होगा? क्या आपको 1 जूल एनर्जी चाहिए? नहीं भैया, हमें तो 81.9 इंटू 10⁻⁻15 जूल एनर्जी चाहिए। चलिए तो निकाल लेते हैं 1 जूल। अब क्या करते हैं, दोनों साइड 81.9 इंटू 10⁻⁻15 जूल से मल्टीप्लाई करते हैं। इस साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 1 इंटू दिस मच, ये हो जाएगा 81.9 इंटू 10⁻⁻5 जूल, ठीक है। और एक इसके बराबर होना चाहिए, तो पहले से ही डिनोमिनेटर में 1.6 इंटू 10⁻⁻13 है, इस साइड मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी लिखा है, और ऊपर 1 जो है इससे मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 81.9 इंटू 10⁻⁻15, राइट। ये हो गया आपका 10⁻⁻2, और 1.6 को करिए तो डेसिमल हटा दीजिए, ठीक है। तो 16 5 जा 80 होता है बच्चों, 16 5 जा 80, कैरी कितना बचा? 1। तो 1 तो भाई जाएगा नहीं, तो डेसिमल ले लेते हैं,
तो 19 हो गया। 16 1 जा 16, कैरी बचा 3, फिर 3 0 30, तो फिर 16 1 जा 16, कैरी बचा 14, और ये कंटिन्यू चलेगा अगर आप लिखे तो 8, इस तरीके से। तो यानी कि जो एनर्जी हमें मिली है इलेक्ट्रॉन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये है 5.118 इंटू 10 रेज टू द पावर -2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है? पहले हमने एनर्जी को जूल में निकाला, आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन से, E = mc²। फिर जो मेगा इलेक्ट्रॉन है उसको हमें इलेक्ट्रॉन में जो जूल में आया है, जूल में निकाले, तो जूल को हमें मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना आता है। ठीक है, ये जो इक्वेशन है इनको भी आप नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग इसके बाद पावर पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग अब देखते हैं पावर क्या होता है। ऑलराइट, सो पावर बेसिकली है, आपने वर्क के बारे में पढ़ा है कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट जो वर्क करता है, कैसे वर्क करता है, अगर किसी भी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर आप कुछ फोर्स लगाते हैं और वो जो एक्सटर्नल फोर्स है वो उस ऑब्जेक्ट को अगर डिस्प्लेस कर देता है, बस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री नहीं है या 270 डिग्री नहीं आप कह सकते, तो उस केस में आप कुछ ना कुछ वर्क कर रहे हैं। लेकिन एक छोटा सा एग्जांपल समझिए, सपोज करिए कि आपको कुछ वर्क करने को कहा गया है ना, आपसे कहा गया है कि भाई मतलब एक बहुत लेमैन लैंग्वेज में आपको एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आपसे कहा है कि भाई आपको ना एक बुक दे दिया गया है, एक नॉवेल दे दी गई है, आपसे कहा है कि भाई ये नॉवेल जो आपको कंप्लीट करना है, आप बैठ जाते हैं नॉवेल को पढ़ने के लिए और लगातार एक दिन में उस नॉवेल को पढ़कर और कंप्लीट कर देते हैं। कोई एक बच्चा है, वो उस नॉवेल को धीरे धीरे पढ़ता है, आज 5 पेज पढ़ा, अगले दिन 5 पेज पढ़ा, उसे 10 दिन लगते हैं वो नॉवेल पढ़ने में मान लीजिए। तो जितनी पढ़ाई आपने की उतनी पढ़ाई उसने भी की है, जितना वर्क आपने किया उतना ही वर्क उसने भी किया है। तो फिर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है कि आपने कितना एफर्ट लगाया और उसने कितना एफर्ट लगाया। आपका एफर्ट ज्यादा है क्योंकि आपने कॉन्टिन्यूअसली काम करके और स्टडी करके उसको कंप्लीट किया है, यानी आपने ज्यादा पावर लगाया है उस वर्क को करने में। उसी तरीके से एग्जांपल ले लीजिए, अगर एक्चुअल एग्जांपल लिया जाए, सपोज करिए कि आपको एक कार्टन है, उस कार्टन को ना, कार्टन में सामान रखा और उसे ग्राउंड फ्लोर से उठाकर और 5th फ्लोर तक जाना है। ऑलराइट, तो एक अगर यंग पर्सन, अगर सपोज करिए 25 इयर्स ओल्ड एक इंसान है, वो उसे उठाकर और 2 मिनट के अंदर 5th फ्लोर पर चढ़कर और वो सामान जो है वो पहुंचा सकते हैं। वहीं अगर आप एक 65 ईयर ओल्ड मैन को अगर आप कहें कि भाई आपको ये सामान उठाकर और ऊपर ले जाकर रखना है, तो वो इंसान भी वो काम कर सकते हैं, लेकिन उन्हें ज्यादा वक्त लगेगा उस काम को करने में, है ना। हो सकता है उन्हें 10 मिनट लग जाए, आराम आराम से धीरे धीरे वो चढ़े। तो दोनों ने इक्वल अमाउंट ऑफ वर्क किए है, ग्राउंड फ्लोर से टॉप फ्लोर तक है, 5th फ्लोर तक का जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो सेम है ना, और सबने ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट दोनों ने वर्क किया है। तो कार्टन, उसका मास तो सेम था, तो भाई आपने फोर्स भी सेम लगाया, तो वर्क दोनों ने सेम किया है। लेकिन डिफरेंस क्या है? जो यंग पर्सन है उसने कम टाइम में उस वर्क को किया, इसलिए उसका एफर्ट ज्यादा था, उसने ज्यादा पावर लगाया है। और जो ओल्ड पर्सन है उसने कम पावर लगाया, उन्होंने कम पावर लगाया क्योंकि उन्होंने ज्यादा टाइम में उस वर्क को किया है। तो पावर को हम लोग डिफाइन करते हैं एज रेट ऑफ डूइंग वर्क। कोई भी एक ऑब्जेक्ट किसी भी एक वर्क को कितने टाइम में करता है, तो आप किसी भी एक वर्क को कितने टाइम में कर रहे हैं वो आपका पावर है। तो पावर को हम लोग डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड as the time rate of doing a work. क्लियर है? पावर को कैसे डिफाइन करेंगे? पावर को हम लोग डिफाइन करते हैं टाइम रेट ऑफ डूइंग अ वर्क। किसी भी एक वर्क को हम किस रेट के साथ परफॉर्म करते हैं उस वर्क को, इसे हम लोग पावर कहते हैं। पावर बेसिकली 2 फॉर्म में हम इसको स्टडी करते हैं। एक होता है इंस्टेंटेनियस पावर, एक होता है बच्चों इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस पावर जो है उसे हम लोग मान लीजिए डेल्टा पी सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इंस्टेंटेनियस, या सॉरी, पहले इंस्टेंटेनियस पावर नहीं, पहले एवरेज पावर है।
एवरेज पावर को डेल्टा पी सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, पी एवरेज, एवरेज पावर। ठीक है, एवरेज पावर। एवरेज पावर को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। आप कितना वर्क कर रहे हैं डिवाइडेड बाय आप कितना टाइम लगा रहे हैं उस वर्क को करने में, ये आपका एवरेज पावर है। ठीक है, एवरेज पावर की अगर यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट इसकी, तो भाई पावर की एसआई यूनिट क्या होती है? वर्क की एसआई यूनिट है जूल, और टाइम के लिए सेकंड, तो जूल पर सेकंड, जिसे हम लोग वॉट भी कहते हैं। ऑलराइट, W सिंबल से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। सो एसआई यूनिट ऑफ पावर इज वॉट। ऑलराइट, ये तो बात रही एवरेज पावर की। इसी तरीके से एक इंस्टेंटेनियस पावर है। इंस्टेंटेनियस पावर को हम P सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे हम डिफाइन करते हैं एज द एवरेज पावर अंडर द लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0। तो ये आपको होता है इक्वल्स टू dW अपॉन dt। अब समझिएगा इसमें डिफरेंस क्या है। देखिए, जो एवरेज पावर होता है बच्चों, उसमें ना आप एक टाइम इंटरवल लेते हैं कि भाई 2 सेकंड से लेकर और 7 सेकंड के बीच में आपने जितना भी वर्क किया है, उस टोटल वर्क को उस टाइम इंटरवल से डिवाइड करेंगे, तो उस पूरे इंटरवल के दौरान आपने जो वर्क किया है वो आपका एवरेज पावर होगा। और इंस्टेंटेनियस पावर का मतलब है कि किसी भी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम में आप किस रेट से वर्क कर रहे हैं। यानी अगर 4:03 पर आपसे वर्क पूछा जाए तो देखा जाएगा, पावर पूछा है तो देखा जाए कि 4:03 पर आप किस रेट से वर्क परफॉर्म कर रहे थे। तो रेट एट विच अ वर्क इज डन एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, उसे हम लोग इंस्टेंटेनियस पावर कहते हैं। एंड रेट एट विच अ वर्क इज डन इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, उसे हम लोग एवरेज पावर कहते हैं। ठीक है, तो अब जरा समझिएगा, पावर जो है इंस्टेंटेनियस पावर को हम लोग इंस्टेंटेनियस ना करके डायरेक्ट सिंपली पावर कहेंगे। इंस्टेंटेनियस पावर का मतलब हो गया पावर। तो पावर जो है ये हमारा आया है dW by dt, राइट। और जो अमाउंट ऑफ वर्क डन dW, ये हमारा होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट होता है ना। वर्क डन जो है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट है। तो अगर मैं यहां पर पुट करूं dW की जगह फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, या वर्क जो हमारा वर्क की जगह लिखते हैं फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा d अपॉन dt ऑफ वर्क की जगह लिख सकते हैं फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। अब हम जनरली जो फोर्स स्टडी करते हैं, जिस फोर्स के साथ हम वर्क करते हैं, वो फोर्स हम कांस्टेंट कंसीडर करते हैं। क्योंकि फोर्स कांस्टेंट है, टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे हैं, इसलिए फोर्स हमारा इस डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा ds वेक्टर अपॉन, ठीक है। और ds क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। क्या होता है? वेलोसिटी। तो इसलिए जो पावर है इसे हम डिफाइन करते हैं फोर्स डॉट वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस पावर ये आपका हो गया फोर्स इंटू वेलोसिटी इंटू कॉस थीटा। याद रखिएगा इस बात को, स्केलर फॉर्म में मैंने लिखा है, और वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं p वेक्टर इज इक्वल टू, हालांकि ये होगा स्केलर ही, मतलब सॉरी वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखेंगे, p इज इक्वल टू वेक्टर फॉर्म में इस साइड f वेक्टर डॉट v वेक्टर। क्लियर है? नोटिस कीजिए कि पावर जो है बच्चों एक स्केलर क्वांटिटी है। पावर क्या है? पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी। कैसे पावर स्केलर क्वांटिटी है? आप देखिए, पावर जो है ये हमारा फोर्स और वेलोसिटी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है। 9th में हमने पढ़ा था पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी, लेकिन एक्चुअली में फोर्स डॉट वेलोसिटी होता है, डॉट प्रोडक्ट है। और डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर प्रोडक्ट होता है, हम लोग जानते हैं, इसलिए पावर जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। पावर के और भी यूनिट्स होते हैं, जैसे किलोवाट। 1 किलोवाट जो होता है बच्चों, 1 किलोवाट ये हमारा होता है इक्वल टू 10⁻³ वॉट के बराबर। वैसे ही होता है हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर होता है 746 वॉट के बराबर। ये सब आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। एक चीज और आप कह सकते हैं कि 1 वॉट को आप कैसे डिफाइन करेंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि डिफाइन 1 वॉट, तो 1 वॉट को कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए 1 वॉट क्या होता है? वॉट क्या है? जूल अपॉन सेकेंड। यानी 1 वॉट होता है 1 जूल
अपॉन 1 सेकेंड। यानी आप कह सकते हैं कि अगर हम 1 सेकेंड में किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर 1 जूल वर्क करते हैं तो हम कहते हैं कि उसके ऊपर 1 वॉट का पावर अप्लाई किया गया है। क्लियर है बच्चों? चलिए इसको नोट कर लीजिए, एक दो न्यूमेरिकल्स जो है इस पे बेस्ड हम लोग देखते हैं। नोट कर लो बच्चों। चलिए बच्चों, तो कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं पावर पे बेस्ड। ठीक है, दो छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं, पहले वो बैक टू बैक हम लोग करते हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं कि अ मैन वेइंग 60 केजी, अ मैन वेइंग यानी कि उसका मास दिया हुआ 60 केजी। एक मैन है जिसका मास 60 केजी है, कह रहा है क्लाइम्स अप स्टेयरकेस, क्लाइम्स अप स्टेयरकेस, स्टेयरकेस यानी कि सीढ़ी चढ़ रहा है, ठीक है, कैरिंग अ लोड, इसको कैपिटल एम कहते हैं, ठीक है, कैरिंग लोड जिसका मास 20 केजी, ठीक है। स्टेयर केस हैज 20 स्टेप्स, स्टेयर केस हैज 20 स्टेप्स, ठीक है। ईच ऑफ हाइट, ईच ऑफ हाइट 0.2 मीटर। if he takes 10 seconds to climb, find his power। ठीक है, एक सवाल ये है, दोनों क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। एक क्वेश्चन है मशीन गन फायर्स, मशीन गन fires 60 bullets per minute, ठीक है, 60 bullets per minute with velocity 700 meter per second, ठीक है। कह रहे if each bullet, हर एक बुलेट का मास दिया हुआ है 50 ग्राम, ठीक है। कह रहा है फाइंड पावर। सवाल समझिएगा पहले बच्चों जरा, एक बार आपने खुद से ट्राई करना है इन सवाल को। कह रहा है कि एक मैन है जिसका मास 60 केजी है और वो अपने साथ 20 केजी का एक लोड कैरी कर रहा है, यानी दोनों का मास अगर इकट्ठे मिला दें तो 60 और 20 80 केजी उनका मास हो गया, टोटल मास, ठीक है। और ये स्टेयर केस सीढ़ी पे ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, ठीक है, आप समझ रहे हैं इस बात को। कह रहा है कि स्टेयर केस जो है उसके 20 स्टेप्स हैं और हर एक स्टेप जो है वो 0.2 मीटर है। तो पहला स्टेयर केस 0.2, फिर अगला और 0.2, अगला और 0.2, ऐसे करते करते सारे 20 को अगर 0.2 से 20 को 0.2 से मल्टीप्लाई, टोटल हाइट निकल कर आ जाएगा। टोटल मास आपके पास है, मास है, हाइट है, क्या आप फोर्स निकाल सकते हैं? ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो जो वर्क है ऊपर की तरफ जब आप जा रहे हैं आपकी हाइट इंक्रीज हो रही है, तो वर्क जो है वो किस फॉर्म में स्टोर होने, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, mgh के फॉर्म में। तो वर्क निकाल लीजिए, टाइम आपको दिया हुआ है उससे डिवाइड करिए, रेशियो लीजिए उसका, पावर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। और वैसे यहां पर कह रहे हैं कि एक मशीन गन है, उससे हम 60 बुलेट फायर कर रहे हैं पर मिनट, पर मिनट यानी 60 सेकेंड में 60 बुलेट हम लोग फायर कर रहे हैं इतनी स्पीड से। क्लियर है? तो कह रहा है कि ईच, हर एक बुलेट का मास 50 ग्राम है, एक बुलेट का मास 50 ग्राम है। अब आप सोचिए कि कितने बुलेट आप फायर कर रहे हैं, कितना मास बुलेट का बाहर निकल रहा है, आपको स्पीड गिवन है। अब बुलेट जब निकल रहा है तो बुलेट का जो वर्क है वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होना चाहिए। तो काइनेटिक एनर्जी है तो वर्क निकाल लीजिए, और टाइम आपको गिवन है 60 मिनट, सॉरी 1 मिनट 60 सेकेंड, पावर फाइंड कीजिए। एक बार ट्राई करें बच्चों खुद से।
कर लिया बच्चों? चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपने वीडियो पॉज करके और ट्राई किया है। बहुत आसान सवाल है। इसका जरा सॉल्यूशन देख लीजिए, एक बार मैच कर लीजिएगा। मुझे कॉन्फिडेंस है कि आप लोगों ने सही किया होगा। कह रहा है कि एक मैन है जिसका मास 60 केजी और वो एक लोड कैरी कर रहा है 20 केजी का। तो जो टोटल मास है, इसको m डैश कहते हैं, ठीक है। टोटल मास को मैं m सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये हो जाएगा 60 प्लस 20 यानी कि 80 केजी, ठीक है। और जो हाइट है h, भाई एक स्टेयर केस का हाइट है बच्चों 0.2 मीटर, तो दो का कितना हो जाएगा 0.2 इंटू 2, 3 का 0.2 इंटू 3, 20 है तो 0.2 इंटू 20, डेसिमल हटाइए 10 आएगा। ये हो गया आपका 4 मीटर। भाई मास गिवन है, हाइट गिवन है, mgh निकाल सकते हैं। टाइम आपको दिया हुआ है कि 10 सेकंड लग रहा है ऐसा करने में। तो जो पावर है वो क्या होता है बच्चों, वर्क डन पर यूनिट टाइम, ये होता है पावर। तो ये हो जाएगा आपका इक्वल्स टू वर्क कितना है, वर्क 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 है mgh के बराबर, है ना। क्यों mgh ले रहे हैं ये भी समझने की जरूरत है। हम ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, जब ऊपर की तरफ आप मूव करेंगे तो जो भी वर्क आप कर रहे हैं वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो जितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है उस बॉडी में उतना ही वर्क हुआ है। तो mgh, m कितना है, m हमें दिया हुआ है 80 kg, g की वैल्यू ले लेते हैं 10 और h हम ले लेते हैं 4, मतलब दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय टाइम 10 है, 10 से 10 कट गया तो 80 इंटू 4 हो गया 32 यानी कि 320 वॉट। इतना वर्क जो है वो उस इंसान ने किया है ऊपर मूव करने में। क्लियर है? चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन हम लोग और करेंगे और लेक्चर ओवर कर देंगे। कह रहा है मशीन गन फायर 60 बुलेट। कितने नंबर ऑफ बुलेट फायर कर रहा है मशीन गन? 60। और हर एक बुलेट का मास आपको गिवन है 50 ग्राम, यानी कि 50 अपॉन 1000 केजी, 1/20 केजी। क्लियर है? अब मुझे बताइए एक बुलेट का मास, ठीक है, एक बुलेट का मास जो है वो 1/20 केजी है, तो 60 बुलेट फायर कर रहा है, तो टोटल मास जो फायर हो रहा है बच्चों, टोटल मास जो फायर हो रहा है वो कितना होगा? एक बुलेट का मास है 1/20 केजी, लेकिन यहां पर तो 60 बुलेट निकल रहे हैं, सबके 1/20 सबको ऐड करेंगे एक तरीके से 60 इंटू 1/20 हो जाएगा, यानी कि 3 केजी। 3 केजी बुलेट जो है वो आपका फायर हो रहा है। भाई एक का मास 50 ग्राम, दो का 100 ग्राम, तो 10 का 500 ग्राम, 20 का 1 केजी, है ना, 40 का 2 केजी, 60 का 3 केजी, 3 केजी निकल कर रहा। टोटल मास आपको गिवन है। कह रहे हैं कि भाई हर एक जो बुलेट है उसकी वेलोसिटी है 700 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो मास पता है, वेलोसिटी पता है। अब बुलेट जब फायर हो रहा है तो उसके पास कुछ वेलोसिटी, यानी उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, यानी कितना वर्क हो रहा है, जितनी काइनेटिक एनर्जी कंप्लीट बुलेट के पास होगा उतना ही वर्क होगा। और टाइम आपको गिवन है कि भैया ये पूरा काम जो है 1 मिनट में, यानी कि 60 सेकंड में हो रहा है। तो क्या आप पावर निकाल सकते हैं? पावर क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट टाइम, ठीक है। कितना टाइम लग रहा है भैया? 60 सेकंड का टाइम लग रहा है। काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा ½ mv²। इसको लिख सकते हैं हाफ, मास की जगह 3v², यानी कि 700 इंटू 700 डिवाइडेड बाई 60। ये गया बच्चों 20, ये 0, चलिए इसको छोड़ देते हैं। तो ये जो पावर हमारा निकल कर आ रहा है वो कितना निकल कर आ रहा है? 7 7 49, तो 49 और 3 0, 49,000 डिवाइडेड बाई 2 2 4, 4 1 4, कैरी कुछ भी नहीं बचा, 4 2 8, कैरी बचा 1, 1 0 10, ठीक है। फिर 2 टाइम्स 8, अब कैरी बचा 2, तो 2 0 20, यानी कि 5 टाइम्स। क्लियर है? इतना वॉट। आप समझ रहे हैं ना? यहां पर समझने वाली बात है भाई। टोटल मास जो है वो कैसे हो, एक बुलेट का मास है 1/20 केजी, लेकिन हम तो यहां पर 60 बुलेट की बात कर रहे हैं ना, तो 60 बुलेट का टोटल मास निकालना पड़ेगा। हर एक बुलेट की वेलोसिटी 700 मीटर पर सेकेंड,
ठीक है, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी निकल कर आ गया। जितना काइनेटिक एनर्जी हुआ उतना ही वर्क किया होगा ना गन ने, तो वर्क निकल कर आ गया। और टाइम दे रहा है पर मिनट, यानी 1 मिनट यानी 60 सेकेंड करके फाइंड कर दीजिए। इसको नोट कर लीजिए बच्चों। एक सवाल और करते हैं हम लोग इसके बाद। चलिए बच्चों, एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कर लेते हैं, सेशन एंड करेंगे फिर। कह रहा है अ कार ऑफ मास, एक कार है जिसका मास गिवन है 2000 kg, ठीक है, इज लिफ्टेड अप a distance is lifted up a distance of 30 meter, ठीक है, by a crane in 1 minute, ठीक है। कह रहा a second crane does the same job in 2 minutes, ठीक है। What is power supplied by each crane? What is power supplied by each crane? ठीक है, सवाल समझिए। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आसान है। कह रहा है एक कार है जिसका मास 2000 केजी है, ठीक है। एक कार है जिसका मास कितना दिया हुआ है 2000 केजी। कह रहा है इसे हम कितने हाइट से लिफ्ट कर रहे हैं, ऊपर की तरफ लिफ्ट कर रहे हैं। कितने हाइट, 30 मीटर हाइट तक लिफ्ट कर रहा है, ठीक है। और 30 मीटर हाइट तक इसको लिफ्ट किया जा रहा है। जो पहला क्रेन है उसे टाइम लग रहा है 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड, और जो दूसरा क्रेन है बच्चों उसे टाइम लग रहा है 2 मिनट यानी कि 120 सेकेंड। तो आपसे कह रहा है कि व्हाट इज द पावर सप्लाइड बाय ईच क्रेन। अच्छा, मान लीजिए सवाल में एक पोर्शन और था, वो भी मैं कर रहा हूं। कह रहा है दोनों में फ्यूल कौन ज्यादा कंज्यूम कर रहा है, कम कंज्यूम कर रहा है, बराबर कंज्यूम कर रहे हैं। तो एक्चुअली में देखिए, दोनों क्रेन जो है जब इसको उठाएगा तो दोनों केस में वर्क तो सेम होना चाहिए भाई। मास सेम है, एच सेम है, जी सेम है, तो वर्क दोनों क्रेन सेम कर रहे हैं। तो अगर वर्क सेम हो रहा है तो फ्यूल सेम कंज्यूम होगा, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा अगर कभी सवाल पूछ दिया जाए ऐसा तो। अब कह रहे हैं दोनों का वर्क निकालने को, कितना, सॉरी पावर, कितना पावर दोनों ने सप्लाई की है। एक बार ट्राई करें आप खुद से। चलिए बच्चों, उम्मीद करते हैं आपने इसको ट्राई किए हैं। आसान सा सवाल है, ठीक है। तो पहले हम लोग बात करते हैं फर्स्ट क्रेन की। पहले हम लोग वर्क निकाल लेते हैं, कितना वर्क हुआ है, ठीक है। वर्क डन, कितना वर्क होगा बच्चों, mgh के बराबर वर्क होना चाहिए भाई। उसे हम ऊपर की तरफ उठा रहे हैं ना, तो पोटेंशियल एनर्जी गेन कर रहे हैं। कितनी पोटेंशियल एनर्जी गेन करेंगे, जितना वर्क करेंगे। तो वर्क mgh के बराबर है, m दिया हुआ है 2000, g की वैल्यू है 10 और h दिया हुआ है 30, यानी ये आपका आ गया 2 इंटू 3 6, 304050। इतना जूल वर्क किया गया बच्चों। अब चाहे फर्स्ट क्रेन उठाए, सेकंड क्रेन उठाए, दोनों सेम वर्क कर रहे हैं, इसलिए सेम फ्यूल ये कंज्यूम करेंगे। अब पहला केस हम लोग देखते हैं, पावर ऑफ फर्स्ट क्रेन। पहले क्रेन ने कितना पावर सप्लाई किया है ये देखते हैं। इसे हम लोग कहते हैं P1। ये कितना हो जाएगा, mgh अपॉन जितना टाइम लग रहा है इसको T1। mgh हमारा आ गया है, इतना आया है। टाइम कितना लगा है इसे, 60 सेकेंड। यानी इसने कितना वर्क किया है, 1 इंटू 10 रेज टू द पावर 4, सॉरी वॉट पावर। इसने इतना पावर सप्लाई किया है, वॉट। दूसरे क्रेन की अगर हम बात करें,
पावर ऑफ सेकेंड क्रेन, तो दूसरे क्रेन की अगर पावर की हम बात करें तो हो जाएगा mgh अपॉन टाइम t2। mgh तो हमारा है 60 ठीक, और टाइम इसे लग रहा है 120, ये तो कट कर दीजिए। 12 5 जा 60 होता है, 1 2 3, यानी कि ये आपका कर रहा है 5 इंटू 10⁻³ वॉट का वर्क। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए भाई किसने ज्यादा पावर लगाया है, तो पहले क्रेन ने ज्यादा पावर लगाया है एज कंपेयर टू सेकेंड क्रेन। ठीक है बच्चों, चलिए इसको भी नोट कर लीजिए। आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। अब एक आखिरी लेकिन बहुत बढ़िया टॉपिक बचा हुआ है, कोलिजन। बड़ा टॉपिक है, 2 लेक्चर्स लगेंगे एटलीस्ट उसको कवर करने में, तो अगले लेक्चर में उसको स्टार्ट करेंगे। तब तक यहां तक आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कुछ क्वेश्चंस भी अपने एंड से सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ और पढ़ाई जरूर करिएगा। बाय।